Here is another question of sale on purchase of business बेटा, और ये कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों के पास देख सकते हो, नवंबर 2022 पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास मैं ग्राउंड बना चुका था, बेस बना चुका था, एक क्वेश्चन रैंडम मैंने प्रैक्टिस के तौर पे आपको करवाया था, वो था पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनीज। तो बेसिकली ये टॉपिक आपका हमने पार्टनरशिप चेंजेस पढ़ चुके हैं और हमने बेसिक पार्टनरशिप रिकैप कर चुके थे। यहाँ पर देखिएगा अभी सवाल क्या है, सारा वॉज अ सोल ट्रेडर हु एग्रीड टू सेल हर बिजनेस। इधर देखिएगा टू DBPLC, या आप बिजनेस सेल करोगे या बिजनेस परचेज करोगे, दो ही कंडीशंस होती हैं। अगर बिजनेस जो सेल होगा मतलब आपने क्या, अगर एक सोल ट्रेडर बिजनेस है वो कन्वर्ट हो गया लिमिटेड कंपनी में, एक पार्टनरशिप बिजनेस है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिमिटेड कंपनीज में। तो अगर अब ये यहाँ पर देखिएगा, एक सारा नाम की बंदी है जो सोल ट्रेडर कर रही है, वो अपना बिजनेस किसको बेच रही है बेटा, DBPLC को। ये सारा के कुछ पर्सनल एसेट्स हैं भाई, सारा की SOFE दी हुई है भाई, और ये जो बनी हुई है DBPLC की SOFE बनी हुई है, और दोनों बैलेंस है। डन बेटा। अब यहाँ देखिएगा, द टर्म ऑफ द सेल ऑफ द बिजनेस वर एज फॉलो। जो बिजनेस बेचा गया है ना, तो उसके टर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। परचेज कंसिडरेशन वॉज 240,000, परचेज कंसिडरेशन वॉज 240,000, यानी जो बिजनेस सेल होने की, जो टोटल बिजनेस बिक रहा है ना, जिसकी परचेज कंसिडरेशन जो खरीदने वाला है उसने कितनी ऑफर दी है, परचेज प्राइस कितनी है, 240,000। दिस वॉज सेटल्ड विथ 30,000 इन कैश एंड 150,000 ऑर्डनरी शेयर्स इन DBPLC। मतलब ये सेटलमेंट क्या हो रहा है, 30,000 DBPLC कैश पे कर रहा है, और जो रिमेनिंग पैसे हैं वो किससे पे कर रहा है बेटा, किससे पे कर रहा है, ऑर्डनरी शेयर्स से। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि भाई, मैंने कहा कि अगर मैं परचेज कंसिडरेशन की बात करता हूँ तो परचेज कंसिडरेशन मेरी कितनी बन है, 240,000, जिसमें से DBPLC ने कितना कैश पे कर दिया बेटा, 30,000 का कैश पे कर दिया। तो 240 में से अगर मैं कहता हूँ 30,000 माइनस कर दो, तो पीछे कितना बचना चाहिए, 210 बचना चाहिए। तो मतलब ये शेयर्स कितने इशू कर रहे हो आप, 150,000, और एक शेयर कितने का है, $1 का है। तो अगर आप अपने पास प्लीज़ कैलकुलेटर उठाओ ना, 2,10,000 वैल्यू है, उसको डिवाइड कर दो 1.5 लाख शेयर से, यानी 2 लाख वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दो कितने से बेटा, 1.5 लाख शेयर से, कितना बेटा। तो यानी जो टोटल जो आपने शेयर्स इशू हुए होंगे ना, वो कितने पे हुए होंगे, 1.4 पे। अगर आपको AS लेवल का ज़माना याद है तो मैं आपसे एक बात कहता था कि कितने शेयर्स हैं, 150,000 शेयर्स हैं, उसकी ऑफिशियल वैल्यू कितनी है, $1, और एक्स्ट्रा कितना है, 0.4। तो 1.5 लाख को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो कितना आ गया, 1.5 लाख, जो कि इन्होंने यहाँ दिया हुआ था। और इसके बाद 1.5 लाख को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, हेल्प कर सकते हो, 1.5 लाख इंटू 0.4 कितना आएगा जी, 60,000। तो इसका मतलब टोटल ये कितने में चल, प्रीमियम, ये जो 0.4 है वो प्रीमियम हो गया, ये जो 1 है ये क्या हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। तो इसका मतलब 2,10,000 जो बचा हुआ है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, जो कि कितने का इंक्लूड है, 60,000 रुपये का, $60,000 का। डन है बेटा। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सुनिएगा। DBPLC टुक ओवर ऑल द, DBPLC जो ना टुक ओवर मतलब सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी ले रहा है, किसके, सारा के, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लोन को छोड़ के और बैंक अकाउंट को छोड़ के। जो सारा का जो उस वक्त का लोन था सारा खुद पे ऑफ करे, और जो सारा का बैंक अकाउंट है वो सारा को जो करना है करे, मगर सारे एसेट्स और लाइबिलिटी अब किसके बन जाएंगे, DB भाई के बन जाएंगे। नॉन करंट एसेट जब टेक इन कर रहे थे तो इन वैल्यू पे आपने क्या किया था, उसको टेक इन किया था, लिया था। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ सारा, यानी लेजर अकाउंट बनाना है किसकी बुक में, सारा की बुक में। रिकॉर्ड द सेल ऑफ हर बिजनेस एंड सेटलमेंट द अमाउंट ऑफ द ड्यू टू हर। तो DBPLC का अकाउंट बनेगा, DBPLC मतलब जो बंदा परचेज कर रहा है, किसकी बुक में बनेगा, सारा की बुक में बनेगा। यानी सारा बनाएगी, सारा क्या बनाएगी, DBPLC को बनाएगी। सारा किसको बनाएगी, बैंक अकाउंट को बनाएगी। सारा किसको बनाएगी, कैपिटल के अकाउंट को। सारा की बुक होगी, अकाउंट कैपिटल होगा। सारा की बुक होगी, अकाउंट बैंक होगा। सारा की बुक होगी, अकाउंट क्या होगा, DBPLC बेटा।
अगर आप बिजनेस को देखो, मेरी बात तवज्जो देना, जब बिजनेस सेल होता है तो क्या करते हो आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। अनदर नेम ऑफ रियलाइजेशन इज डिसोल्यूशन अकाउंट, राइट बेटा। और जब बिजनेस परचेज होता है तो आप क्या करते हो, गुडविल निकालते हो। कौन गुडविल देता है, अब जैसे DBPLC है, वो परचेज करेगा तो जाहिर सी बात है जो बिजनेस की वर्थ होगी उससे ऊपर पैसे देगा, उससे ऊपर देगा तो वो क्या होगी, गुडविल होगी। खैर वो बाद में, अभी डिटेल में बाद में जाते हैं। तो भाई मैंने आपसे एक छोटा सा बात करना है और एक छोटी सी बात को समझाना है। हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए का 1 मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है भाई, ये देखिएगा। मैंने ये बना लिया, सबसे पहले किसका अकाउंट बना लिया, DB भाई का बना लिया। फिर उसी के बाद मैंने कहा हियर इज द आंसर ऑफ, हेयर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए का 2, पार्ट ए के 2 में मुझे क्या बना के देना है भाई, कौन सा अकाउंट बोला था इसने, बैंक अकाउंट। मगर बैंक अकाउंट कभी भी पहले नहीं बनता, पहले कैपिटल अकाउंट बनता है फिर बैंक अकाउंट बनता है, सही है। तो यहाँ पर मैंने ये क्या हो गया, DBPLC हो गया। हेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर पार्ट ए, पार्ट ए का रिक्वायर्ड 3। तो भाई मुझसे क्या मांगा इन लोगों ने, सारा का कैपिटल अकाउंट मांगा है, क्योंकि सारा जो है यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या था, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं था, सोल ट्रेडर था। सोल ट्रेडर क्या हो गया, लिमिटेड कंपनी में चला गया। अब देखिएगा भाई, TBPLC की बात कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन क्लियर एंड क्रिस्टल तुम्हारे सामने दिया हुआ है। अगर तुम इसको देखते हो तो तुम्हें खुद मज़ा आएगा। भाई DBPLC की बात कर रहा हूँ, तो DBPLC की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो परचेज कंसिडरेशन थी, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, परचेज कंसिडरेशन थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से रियलाइजेशन भी कह रहे हैं, सही है। जो कि कितनी थी आपके पास, 2,40,000 थी। ये कौन बना रही है, सारा बना रही है, किसके अकाउंट में, DB के अकाउंट में। 2,40,000 रुपये DBPLC की परचेज कंसिडरेशन थी। अब DBPLC ने पे ऑफ कैसे किया था उसको, या कैश लिखा था, बैंक लिखा था। तो इसका मतलब अगर बैंक लिखा हुआ है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सॉरी कैश लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, 30,000 का कैश लिख दिया। ये अकाउंट रेवेन्यू के साथ हाँ, रेवेन्यू के साथ में ट्रीट होगा उसके साथ। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, फिर आपने क्या किया था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यानी विद प्रीमियम बेटा। तो यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ कितना हो गया, 2,40,000 की कंसिडरेशन थी, उसमें से 30,000 निकल गया, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 2,10,000, जिसकी मैंने वर्किंग आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता दी थी। 2,10,000 में अगर देखा जाए, सवाल में पूछ सकता है तो 1.4 के हिसाब से इश्यू हुआ है, 1 रुपया उसका कैपिटल है, 0.4 उसका प्रीमियम है। ये DB सारा ने किसका अकाउंट बना लिया, DBPLC। सारा की बुक्स थी, अकाउंट किसका था, DB भाई का। डन हो गया दोस्तों। इसके बाद अब मैं बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, अब मैं बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, पानी तो मैं बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, यानी सारा का अपना अकाउंट बनाऊंगा। तो सारा का अपना अकाउंट बनाने चाहता हूँ, तो अगेन सारा का कोई पर्सनल कैपिटल था भाइयों, देखिएगा प्लीज, सारा का कैपिटल ये रहा भाई, कितना दिया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लिख दिया, कितना लिख दिया भाई, 1,23,000 रुपये लिख दिया। ये सारा का है, क्योंकि बिजनेस सेल कौन कर रहा है, सारा कर रही है, सारा बना रही है। तो सारा ने बोला कि भाई मेरे पास कंसिडरेशन आई है, ये पैसे चले गए और ये शेयर कैपिटल से उस पर। अब मैंने कहा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात कर रहा हूँ, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में 1,23,000 रुपये सारा का अपना मैंने कैपिटल लिख दिया। डन हो गया बेटा। इसके बाद अगर मैं आपसे अगेन एक बात बोल रहा हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर देखिएगा, इसमें सारा ने जब बिज़नेस बेचा तो बिज़नेस बेचते वक्त एसेट्स को रियलाइज़ किया था। अब यहाँ देखना कि आपके पास नॉन करंट एसेट की जो नेट बुक वैल्यू थी 1,20 थी, मगर नॉन करंट एसेट रियलाइज होके कितना हो गया, 2,3 हो गया। तो इसका मतलब 2,03,000 रुपये मेरी नई वैल्यू हो गई। तो उसके लिए अगर मैं बोलता हूँ, आप क्या बना लो, एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, क्योंकि T अकाउंट से चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। तो एसेट की ओल्ड वैल्यू, नॉन करंट एसेट की ओल्ड वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई। नॉन करंट एसेट की न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 203 हो गई। एग्री। इसके बाद इन्वेंट्री, उन्होंने बोला था इन्वेंट्री की ओल्ड वैल्यू कितनी है, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा 17। और इधर कितनी है भाई इन्वेंट्री की, 14।
तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई, इन्वेंट्री 14, और इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं बोला था, रियलाइज सिर्फ ये दोनों चीज़ें हुई हैं, तो बोला था बाकी चीज़ें वो DBBLC की हैं। तो और इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इनका ज़रा निकालिएगा कितना आ रहा है रियलाइजेशन, 120 जी। और दूसरा क्या था आपका, ट्रेड रिसीवेबल कितना था बेटा, क्या कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल की पुरानी वैल्यू कितनी थी बेटा, 15,000, तो यहाँ लिख दिया 15,000। और ट्रेड पेबल की पुरानी वैल्यू कितनी थी बेटा, 21,000। इन सबको प्लस माइनस करो, देखो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, कौन सी साइड हैवी लग रही है, जल्दी कैलकुलेटर उठा लो, टाइम नहीं है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल की नई वैल्यू नहीं है ना, तो वो रियलाइज नहीं हुआ ना, वो तो DBPLC है ना, DBPLC क्या कर रहा है वो, टोटल करो कितना आ रहा है बेटा, मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड हैवी है, 2 20 2 30 2 30 2 34 जी बेटा, 238, तो 238 में से माइनस कर दे भाई 120 17 कितनी बेटा, नहीं ना बेटा, 86 वैल्यू है ना, माइनस करके माइनस करके। एक मिनट रुकिएगा, मैंने पार्टनरशिप के वे को वो किया था। आपके पास परचेज कंसिडरेशन आपकी कितनी थी बेटा, 240, और आप इसको 21 को प्लस करो कितना होता है, 261 और 261 में से इन सबको माइनस करो, 261 था ना, 261 में से आपने इन सबको माइनस किया तो आपका गेन कितने से आ रहा है बेटा, 109 से आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया जो परचेज कंसिडरेशन तो 2,40,000 की थी, तो इसमें सारी वैल्यूज आपकी क्या इंक्लूड है। अगर प्योरली पार्टनरशिप होता तो हम इस तरह करते कि एसेट की ओल्ड वैल्यू और एसेट की न्यू वैल्यू। तो इसका मतलब गेन ऑन रियलाइजेशन सारा को बिजनेस बंद करते वक्त कितना हुआ था बेटा, 109। अच्छा, सारा अपने साथ ना कोई पर्सनल एसेट वगैरह भी कुछ लेके नहीं जा रही या कुछ भी नहीं करी, और सारा जो है आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो किस तरीके से बन रही थी, मेरे ख्याल से थी 2,55,000 2,40,000 थी, जिसमें से आपने 2,55,000 रुपये किया था। कैश तो हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं ना बेटा अभी फिलहाल, कितना था, 2,10,000 कैपिटल था, शेयर कैपिटल 1.5 लाख और 60,000 प्रीमियम था, 1,00,000 तो इसका मतलब शेयर कैपिटल आप कितना कह रहे हो बेटा, 1.5 लाख शेयर कैपिटल था और उसको साथ ही लिखोगे 210 तो कितना हो गया, 2,10,000 हो गया। अब इसके बाद 1 मिनट कैलकुलेटर उठाना बेटा, और इसमें देखिएगा अब टोटल कर लो कितना हो रहा है, 1,9 और 1,23 कितना हो गया बेटा, 2,20,000 2,29,000 2,32 2,32 में से आप 2,10 माइनस कर दो, तो जो बैंक आएगा वो आपके पास क्या था, बैलेंसिंग फिगर कितना है बेटा, 22,000। तो दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब अगर कैपिटल अकाउंट में डेबिट पे बैंक आ रहा है तो जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। आपके पास 1,23,000 रुपये ओपनिंग था सारा का, उसको फ़ायदा हुआ 1,09,000 का, तो 2,32,000 हो गया, जिसमें से शेयर कैपिटल की अमाउंट माइनस कर दी, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई, 22,000 रुपये। तो इसका मतलब आपके पास अब देखिएगा कि बैंक का जो ओपनिंग है वो कितना दिया हुआ है, बैंक का जो ओपनिंग है वो कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास, सारा का कितना है, 12,000 रुपये। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि सारा के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए हैं और सारा के बैंक अकाउंट से कितने पैसे पॉजिटिव है, बैंक का बैलेंस करंट एसेट में दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा, 12,000। अब इसके बाद DBPLC से आपको कितने पैसे सारा को रिसीव हुए थे, 30,000।
इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इसके बाद लोन रीपे करने का बोला था, तो लोन कितना था सारा का, शॉर्ट टर्म लोन था जो कि कितना था 20,000। इसके बाद अब ये जो 22,000 रुपये आपने निकाले थे, ये जो 22,000 रुपये निकाले थे, तो मैंने ये यहाँ पर क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट किसका है, सारा कितना बेटा 22,000। तो भाई इसकी इंटरप्रिटेशन तो कॉमन सेंस और अकल तो यही कहती है कि सारा के बैंक अकाउंट में 30 और 40 42,000 रुपये थे। हाँ, 42 में से सारा ने लोन पे कर दिया अपने बिजनेस का। फिर इसके बाद और सारा का जो हिस्सा बनता था वो कितना बनता था 22,000। तो बिजनेस से सारा ने ही पैसे लिए और सारा ने कहा भाई अब ये जो मेरा जो बिजनेस था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो किसके पास चला गया है, DBPLC। अब इसके बाद उन्होंने तुमसे क्या मांगा है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन DBPLC आफ्टर द इमीडिएटली आफ्टर द परचेज ऑफ सारा बिजनेस। DBPLC का तो अपना बिजनेस अपनी जगह पे खड़ा था, उसमें चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी और या कुछ चीज़ें लेस हो जाएंगी। तो अगर मैं उसको बता रहा हूँ तो मुझे क्या बनाना है, SOFP बनाना है। और SOFP बनाने के लिए इधर देखिएगा, तो SOFP तुम सबको अल्हम्दुलिल्लाह बनाने आती है। तो मैंने बोला यार इधर की रिक्वायरमेंट क्या है, पार्ट बी इसकी जो पार्ट सी और की रिक्वायरमेंट है रेशियोज़ की, और पार्ट 4 रिक्वायरमेंट है ऑडिटिंग है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बना ली, SOFP बना ली। मैं 2 कॉलम यूज़ करूँगा, 3 कॉलम को यूज़ नहीं करूँगा। इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि डिप्रिसिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है। तो मैंने सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप कतई नहीं लिखोगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के बाद मैंने क्या हेडिंग डाल दी, इंटेंजिबल की डाल दी। और इंटेंजिबल में क्या आता है, गुडविल आता है, क्योंकि जब बिजनेस परचेज हुआ है तो ये चीज़ होगी। और फिर मैंने किसकी हेडिंग डाल दी, टेंजिबल की डाल दी। डन बेटा। अब गुडविल निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि यार जब भी आप बिजनेस की गुडविल निकालते हो तो आप क्या करते हो, नेट यानी परचेज प्राइस में से क्या करते हो, परचेज प्राइस माइनस नेट आइडेंटिफाइबल एसेट यानी नेट एसेट्स जिसको आप कहते हो। अगर नेट एसेट्स की बात कर, परचेज प्राइस कितनी थी, 2,40,000 थी। और नेट एसेट्स कैसे निकल सकते हैं वो भी जरा देख लीजिएगा। तो 1,20,000 कहाँ दिए हुए, 1,20,000 रुपये यहाँ देखिएगा, नॉन करंट एसेट हो गया सारा का। इसके बाद आपके पास 17,000 रुपये की सारा की इन्वेंट्री हो गई। 15,000 का क्या हो गया, सारा का ट्रेड रिसीवेबल हो गया। और इसके बाद इन तीनों को प्लस करो ना बेटा, 1, 20, 17 और 15 प्लस करो, कितना होता है 1, 20 जी बेटा, एक मिनट रुकिएगा। आपके पास जो अभी उसकी करंट वैल्यू के हिसाब से उसने पे किया था, तो करंट वैल्यू नॉन करंट एसेट की कितनी थी, मेरे ख्याल से 2-3 थी, ऐसा ही है। और इस एक मिनट मेरा बच्चा उस पर निकालना ज़रा, 2-3 को प्लस 2-3 प्लस 14 प्लस करो, 2-3 प्लस 14 प्लस 15 और माइनस 21 कितना, 211 में से 240 निकाल दो, 29। तो इसका मतलब 2-3 मेरी नॉन करंट एसेट की न्यू वैल्यू थी, 14,000 रुपये की इन्वेंट्री थी, 15,000 रुपये का क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स था, और 21,000 का क्या था बेटा, ट्रेड पेबल। तो आपने बोला 2,40,000 रुपये मेरी परचेज प्राइस थी और 211 आपने बोला था ना, 211 मेरी नेट एसेट्स थे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला तो तुम्हारा क्या आया, 29,000 रुपये। तो वो तुम्हारी क्या हो गई, गुडविल हो गई, परचेज गुडविल जो कहलाती है। तो इसका मतलब तुमने बिजनेस DBPLC ने बिजनेस खरीदा है तो 29,000 रुपये उसके नाम के, उसकी पहचान के, उसके काम के, उसके बिजनेस के ऊपर दिए हैं बेटा। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ देख लेना DBPLC के पास अपना कोई नॉन करंट एसेट पड़ा था, कितने का पड़ा था, 722, और उसके पास सारा का एसेट आया है कितना आया है, 2-3, सो 722 और 2-3 कितना हो गया बेटा, 722 और 2-3 कितना हो गया, 925,
डन हो गया बेटा। तो इन दोनों को टोटल कर लो तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नॉन करंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 954,000। फिर तुम क्या हेडिंग डालोगे, करंट एसेट की। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आता है, इन्वेंट्री आती है। तो डीबी की अपनी इन्वेंट्री कोई मौजूद थी, 1,01,000 थी, और सारा की 101 प्लस 14, तो कितनी हो गई, 101 प्लस 14, 115,000। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, डीबी के अपने कितने थे, 76, और उसके कितने थे, 15। 76 और 15 कितना हो गया, 21,000, 91,000। अच्छा, डीबी का अपना बैंक बैलेंस कितना था, 24,000। मगर ये मैं लिखूंगा नहीं, इसके अंदर भी गेम है। तो मैंने कहा DBPLC ने 24 उसके पास पड़े थे, मगर उसने जब बिजनेस परचेज किया था तो कंसिडरेशन में 30 दिए थे, तो पड़े हुए तो 24 है, तो 6,000 का ओवरड्राफ्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं आएगा। 115 और 91 दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया, 115 और 91 दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया, 2,6। तो नॉन करंट और करंट को प्लस कर लो तो टोटल कितना होता है आप लोगों के पास, 954 प्लस 1160। तो ये टोटल एसेट्स DBPLC के हो गए। फिर आप क्या हेडिंग डालते हैं बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अगर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की आप हेडिंग डाल रहे हो तो उसमें एक बात को समझ लेना। अच्छा बेटा, तो इक्विटी की हेडिंग डाल दोगे, और इक्विटी में एक ही चीज़ दी हुई है, तो जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होगा, शेयर कैपिटल। क्या होगा, शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास डीबी का कितना कैपिटल था भाई, 4 लाख था, और इस परचेज इसका कितना था, सारा का कितना था, 150,000 की परचेज कंसिडरेशन थी, तो 4 लाख और 150, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 550,000, क्योंकि प्रीमियम को हम सेपरेट लिखते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर किसकी हेडिंग डाल दी, थोड़ी सी तवज्जो देना, रिजर्व्स की हेडिंग डाल दी। तो सबसे पहला रिजर्व्स मेरे पास कौन सा था, एक मिनट, सबसे पहला रिजर्व्स मेरे पास कौन सा था, शेयर प्रीमियम के नाम से था, जो कि शुरू में ही मैंने आप लोगों को निकाल के बताया था कि आपके पास टोटल जो था 210 था, 210 में से 150,000 जो है आपका वो था, तो यहाँ पर क्या हो गया, 60,000 हो गया। इसका अपना कोई भी नहीं था। इसका अपना क्या पड़ा हुआ था, रिटेन अर्निंग्स पड़ी हुई थी, जिसको आप रिटेन प्रॉफिट्स भी कहते हो। कितनी पड़ी हुई थी भाई, 464,000। कोई चेंजिंग नहीं थी। इन दोनों को टोटल कर लो, कितना आ जाएगा बता सकते हो, 464 प्लस 60,000, 524,000। फिर इसके बाद ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी इसकी कोई भी नहीं थी, इसकी कोई भी नहीं थी, सारा की थी, सारा ने खुद पे ऑफ कर दी थी, ख़त्म हो गई थी। तो अब आप किसकी हेडिंग डाल दोगे, ऐड करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में कौन बचा हुआ था भाई, करंट लाइबिलिटी में कौन था, ट्रेड पेबल। डीबी भाई के कितनी थी, 59, और सारा की कितनी थी, 21। 59 प्लस 21 कितना हो जाएगा, हेल्प कर सकते हो जी बेटा, हाँ 80 हो गया। और दोनों को, तीनों को टोटल करके देख लो कि अगर आप, हाँ सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था लाला, कैसे था, 24,000 पड़े थे, 30,000 आपने पे कर दिए, तो कितना बोल रहे हो आप, 80 प्लस 6 टोटल कितना हो गया, 86,000। तो इन सब को ज़रा प्लस कर लो, यानी क्लोजिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और करंट लाइबिलिटी। तो आपके पास क्या बन रहा है, टोटल इक्विटी एंड, तो इसका मतलब डिसॉल्व भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, 1160 ना बेटा, डिसॉल्व भी हो गया, बिजनेस ख़त्म भी हो गया,
और फिर उसके बाद हमने परचेज भी दिखा दिया। ये क्वेश्चन था आपके पास।